नमस्कार, मेरा नाम भारत सूरज है और आप मुझे विट्टी चोखा शो पर देख रहे हैं। अब से आपसे थोड़ी इत्मीनान से बात किया करूंगा। कोशिश करूंगा कि इस विट्टी चोखा शो के जरिए आप तक वो तमाम ज़रूरी खबरें पहुंचा सकूं जो आपके लिए जाननी और समझनी ज़रूरी हैं। कोशिश ये भी रहेगी कि इस विट्टी चोखा शो पर हमारी खबरें और आप तक उन खबरों को पहुंचाने का हमारा तरीका भी किसी लाग लपेट या गैर ज़रूरी भावनाओं से उबला हुआ नहीं हो, क्योंकि व्यूज़ की मारामारी में अक्सर असल न्यूज़ सिर्फ टिप्पणियों और भाव भंगिमाओं में ही घिस कर पिस जाया करती हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। इसीलिए लगा कि इस विट्टी चोखा शो पर कोई चिल्ला चोट ना मचाकर आप दर्शकों को क्यों ना खबर और सिर्फ खबर परोसी जाए और इस क्रम में खुद भी सीखा जाए कि खबर को खबर की तरह बताते कैसे हैं। ये नई शुरुआत है, इसलिए आप दर्शकों से ये उम्मीद भी करूंगा कि आप हमारी छोटी मोटी गलतियों को माफ करेंगे, लेकिन हाँ, कुछ भी नजरअंदाज मत कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपने सुझाव हर रोज लिखते जाइएगा, छोड़ जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अमूमन खबरों की शुरुआत तो सियासी हलचल की तस्वीरों से ही होती है। तस्वीरें आज भी आई हैं कांग्रेस शासित प्रदेश कर्नाटक से, जहां आज पावर ट्रांसफर हो रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है और अब डीके शिव कुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन फिलहाल इस तस्वीर को यहीं रहने देते हैं, क्योंकि यह बात तो आप भी मानिएगा कि सियासत की टोह लेने से ज्यादा जरूरी है कि इस वक्त हमारे देश में शिक्षा और परीक्षा को लेकर छात्रों के मन में जो असंतोष पनप रहा है, उस पर पहले गौर किया जाए, उस पर पहले बातचीत की जाए। लगातार अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होने की घटनाओं से निश्चित ही सरकार और सिस्टम दोनों को परेशान होना चाहिए। हाल ही में एसएससी जीडी की परीक्षा में कथित गड़बड़ियां और बद इंतजामी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन सबने देखा है, जहां बहुत से परीक्षा केंद्रों पर क्षमता से अधिक बच्चों को एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाने का मामला सामने आया। छात्रों ने खूब बवाल मचाया। हंगामा ऐसा हुआ कि कई परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। नीट पेपर लीक की जांच अभी भी चल ही रही है और इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल है, जहां कथित तौर पर एक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र के भीतर अभ्यर्थी मोबाइल फोन निकालकर परीक्षा देते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के 12वीं कक्षा के परिणाम भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। ये सवाल 12वीं की परीक्षा के पेपर को लेकर नहीं है, बल्कि इस परीक्षा के आंसर शीट की जांच को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां लाखों स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक का यह आरोप है कि इस बार सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा के मूल्यांकन में तकनीकी गड़बड़ियां हुई हैं, जिस वजह से उनके मार्क्स उनकी उम्मीद के मुकाबले बहुत कम आए हैं। दरअसल सीबीएसई ने इस बार बोर्ड परीक्षा की कॉपियों की जांच डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के जरिए की, जिसके तहत स्टूडेंट्स की उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करके उसे शिक्षकों की कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध कराया गया और शिक्षकों ने डिजिटल माध्यम से ही तमाम कॉपियों की जांच की। सीबीएसई की दलील यह थी कि ऐसा करने से उत्तर पुस्तिकाओं की पारंपरिक जांच के मुकाबले, जहां पहले शिक्षक खुद अपने हाथों से तमाम हार्ड कॉपियों की जांच किया करते थे, इस ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में उन उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में डिजिटल ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, नंबरों की गिनती में जो टोटलिंग स्पीड है उसमें इजाफा होगा, साथ ही टेक्नोलॉजी की मदद से मूल्यांकन प्रक्रिया में एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। जब सीबीएसई ने 12वीं के नतीजे घोषित किए तो पासिंग प्रतिशत इस बार गिर गए। ये पिछले साल के 88.39% से घटकर इस बार 85.20% पर आ गए और ऐसे कई स्टूडेंट्स की शिकायतें आने लगी जिन्होंने इस परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद की थी, लेकिन उन्हें बेहद कम नंबर मिले। असल गड़बड़ी तब सामने आई जब छात्रों ने अपनी स्कैन की हुई कॉपियों को देखने के लिए आवेदन किया, जिसके बाद उन्होंने आरोप लगाए कि सीबीएसई पोर्टल पर उनके नंबरों की गणना गलत की गई है और कई जगहों पर सही जवाब गलत मार्क कर दिए गए हैं। यहां तक कि कुछ छात्रों को दूसरों की आंसर शीट भी उनके नाम से भेज दी गई है। कुछ स्टूडेंट्स ने यह भी आरोप लगाया कि जो स्कैन कॉपियां उनको भेजी जा रही हैं वो बहुत धुंधली हैं। ऐसे में जब वो खुद अपनी कॉपी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो शिक्षकों ने उनकी कॉपियों की जांच कैसे की होगी। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स का आरोप यह भी था कि परीक्षा के दौरान मेन आंसर शीट के साथ उन्होंने जो सप्लीमेंट्री शीट्स ली थी वो स्कैन की हुई कॉपी में शामिल
ही नहीं की गई, जिस वजह से उनके कई सारे सवाल बिना जांचे ही रह गए। साथ ही कई जगह सही सवाल लिखने के बावजूद भी उनके लिए उन्हें 0 अंक ही मिले हैं। इसके अलावा सीबीएसई के री इवैल्यूएशन पोर्टल का बार बार क्रैश हो जाना और स्टूडेंट्स को दिक्कतों का सामना करना भी एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बना रहा। इस बीच निसर्ग अधिकारी नाम के एक 19 साल के छात्र का यह दावा भी बहुत वायरल रहा कि उसने सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग पोर्टल को परीक्षा शुरू होने के दौरान ही हैक कर लिया था। और इस बेहद गंभीर सुरक्षा खामी को लेकर निसर्ग ने देश की नोडल साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और बाकायदा सीबीएसई को भी मेल पर सूचित किया था। लेकिन निसर्ग का आरोप है कि उसकी चेतावनी के बावजूद भी बोर्ड ने OSM पोर्टल पर इन तकनीकी खामियों को पूरी तरीके से ठीक नहीं किया और इसी असुरक्षित ढांचे के साथ ही तमाम कॉपियों का मूल्यांकन जारी रखा गया। हालांकि इन तमाम सवालों पर सीबीएसई का भी जवाब आया है। सीबीएसई ने पोर्टल हैकिंग की बात को तो सिरे से खारिज किया है, लेकिन ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में सामने आ रही तमाम तकनीकी गड़बड़ियों पर सीबीएसई ने भी स्वीकारा है कि हां, कुछ मामलों में तकनीकी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। सीबीएसई का यह कहना है कि जो छात्र अपनी शिकायत दर्ज कर रहे हैं, उन तमाम शिकायतों को प्रायोरिटी पर रखकर उनकी समस्याओं को सुलझाया जा रहा है। हालांकि इस बीच राहुल गांधी ने भी सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ने सीबीएसई पर ऑन स्क्रीन मार्किंग के लिए कोएम्प्ट कंपनी को बोर्ड एग्जाम के डिजिटल इवैल्यूएशन का ठेका दिए जाने को भी सवालों के घेरे में रखा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि कोएम्प्ट कंपनी वही कंपनी है जो पहले ग्लोबारिया नाम से काम कर रही थी, जिस पर साल 2019 में तेलंगाना के भीतर भी 12वीं की परीक्षा के दौरान गड़बड़ी के बड़े स्तर पर आरोप लगे थे। इस कंपनी को तब तेलंगाना में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, जिसके बाद इसी कंपनी के मालिक ने कोएम्प्ट नाम की एक नई कंपनी बनाई, जो अब सीबीएसई 12वीं के नतीजों के बाद फिर से विवादों के घेरे में आ गई है। इस पर सीबीएसई ने राहुल के आरोपों को खारिज किया है और सीबीएसई मुख्यालय की ओर से जारी किए गए बयान में यह कहा गया है कि कोएम्प्ट एडुटेक को कॉन्ट्रैक्ट देने में किसी भी तरह की धांधली नहीं हुई है। सभी जनरल फाइल्स रूल्स और तमाम प्रक्रियाओं का पालन किया गया है और राहुल गांधी के आरोप गलत, भ्रामक और बेबुनियाद है, यह कहना है सीबीएसई का। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी छात्रों और अभिभावकों को यह आश्वासन दिया है कि जल्द ही तमाम दिक्कतों को ठीक कर लिया जाएगा। चूंकि बहुत बड़े स्तर पर ये कॉपी जो है इस बार जांच की गई है ऑन स्क्रीन मार्किंग के जरिए, तो ये दिक्कतें सामने आ रही हैं। आपको शिक्षा मंत्री का बयान भी सुनवाते हैं। भारत सरकार की जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसी के तहत उन्होंने किया है, उसके ऊपर मैं आश्वस्त करता हूं, अगर ऐसे कुछ गड़बड़ी हुई होगी तो किसी को हम स्पेयर नहीं करेंगे। लेकिन बात रहा राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी एक अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं। निरंतर चुनाव हारने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं। सीबीएसई का मार्किंग विवाद ये दिखा रहा है कि बिना पूरी तैयारी और फुल प्रूफ प्लानिंग के किसी टेक्नोलॉजी को अगर इतने बड़े पैमाने पर लागू किया जाता है तो उसके कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जहां एक तरफ सीबीएसई इसे महज शुरुआती तकनीकी गड़बड़ी ही बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लाखों बच्चे और उनके माता पिता फिलहाल भयंकर तनाव से गुजर रहे हैं, क्योंकि 12वीं के मार्क्स ही बच्चों के करियर के लिए जरूरी होते हैं और इसी के आधार पर ही उन्हें आगे यूनिवर्सिटीज और तमाम कॉलेजों में दाखिला मिलता है। इसलिए जरूरी है कि इन विसंगतियों को जल्द से जल्द ठीक किया जाए और सभी छात्रों को भरोसे में रखकर किया जाए। बढ़ते हैं आगे और सियासत की खबर की टोह उस तस्वीर से लेते हैं जो आज खबरों में सबसे ज्यादा सुर्खी में है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की गले लगती यह तस्वीर आप सबने देखी होगी। दरअसल आज सीएम सिद्धारमैया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं। आपको याद होगा जब मई 2023 में कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में चुनाव जीता था, तब सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच सीएम पद को लेकर तनातनी हो गई थी, आपस में ही तकरार सामने आ गया था।
तब राहुल गांधी ने नेतृत्व के इस विवाद को सुलझाने के लिए रोटेशनल सीएम फॉर्मूला तय किया था, जिसके तहत 2.5 साल सिद्धारमैया सीएम रहने वाले थे और बाकी के 2.5 साल डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनते। ऐसे में अब जब कर्नाटक सरकार के 3 साल पूरे हो गए थे तो डीके शिव कुमार की गुट की तरफ से उनको मुख्यमंत्री बनाने का दबाव बढ़ने लगा था। और इस बीच पिछले साल से ही कर्नाटक कांग्रेस के इन दोनों नेताओं की तरफ से समय समय पर जो बयान सामने आ रहे थे वो ये बताने को काफी थे कि कर्नाटक कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। लेकिन अब कर्नाटक से जो ये तस्वीर आई है, गले लगने की तस्वीर, ये बता रही है कि कर्नाटक कांग्रेस में अब सब ठीक हो चुका है। इसको लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 28 मई को बेंगलुरु में अपने घर पर तमाम मंत्रियों के साथ एक ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाई थी, जिसमें उन्होंने अपने तमाम मंत्रियों को अपने फैसले के बारे में जानकारी दी कि वो अब इस्तीफा देने वाले हैं। इसी बैठक में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी पहुंचे थे और वहां पर डीके शिव कुमार ने सिद्धारमैया के पैर छुए और सीएम सिद्धारमैया ने उनको गले लगाया। यह तस्वीर आप सब दिन भर से देख रहे हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस आला कमान ने सीएम सिद्धारमैया को इस्तीफे के बाद राज्यसभा भेजने की पेशकश भी की थी, लेकिन सिद्धारमैया ने कर्नाटक में ही विधायक बनकर रहना स्वीकारा है और यही उनका फैसला है। अब कर्नाटक में इस पावर ट्रांसफर के पीछे की जो वजह बताई जा रही है उसमें प्रमुख कारण बताया जा रहा है कि सीएम सिद्धारमैया की उम्र जो है वो बढ़ रही थी। साथ ही मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल के फेरबदल में 3 साल के शासन में पैदा हुई एंटी इनकम्बेंसी को भी प्रो इनकम्बेंसी में बदलने की कोशिश है। लेकिन कर्नाटक में इस पावर ट्रांसफर के पीछे एक फैक्टर और भी है, यह बड़ा फैक्टर है। मिशन 2029 के लिए दक्षिण भारत की सियासत में राहुल गांधी की वो रणनीति जिसके तहत दक्षिण भारत के उन तमाम राज्यों में कांग्रेस खुद को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है जहां सत्ताधारी बीजेपी विपक्ष के मुकाबले चुनावी आंकड़ों में कमजोर मालूम पड़ती है। मसलन कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में कांग्रेस पार्टी फिलहाल सरकार में है और ऐसे में कांग्रेस के लिए कर्नाटक के इस नेतृत्व विवाद को सुलझाना भी इसलिए जरूरी था क्योंकि यहां से ही पार्टी के लिए फंड आते हैं और खूब फंड आते हैं। कांग्रेस का कैडर भी कर्नाटक में काफी मजबूत है और यही वजह रही कि कांग्रेस ने समय रहते ही कर्नाटक के विवाद को सुलझाने पर जोर दिया और जो तस्वीर आज सामने आई है वो यही बता रही है कि इसमें कांग्रेस पार्टी सफल भी हुई है। अब सियासत का एक और पहलू है जिस पर आज बात होनी चाहिए, वो सियासत जो धर्म और मजहब के इर्द गिर्द घूमती रहती है। कई बार तो बात व्यवस्था की होती है, लेकिन कई बार मसला बेवजह विवाद का भी होता है। आज दुनिया भर के मुसलमान ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार मना रहे हैं। इस्लाम मानने वाले लोग इसे पैगंबर हजरत इब्राहिम के अल्लाह के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान और समर्पण की याद में मनाते हैं। लेकिन सियासत का रुख इस त्योहार पर उतना खुशनुमा नहीं होता जितना इस्लाम का होता है। इस त्योहार को लेकर विवाद की सबसे बड़ी वजह होती है इस त्योहार में दी जाने वाली कुर्बानी, जिसमें अक्सर गायों की कुर्बानी के आरोप लगते हैं। इसको लेकर हिंदू संगठनों में खासा नाराजगी भी रहती है और कई बार बवाल की खबरें भी आती हैं। अब चूंकि कई राज्यों में गोकशी पर प्रतिबंध है तो ऐसे में प्रशासन के सामने सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। भारत में बकरीद को लेकर आज तो कहीं से कोई तनाव की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन बीते कुछ दिनों में कई इलाकों से जरूर ऐसी खबरें सामने आ रही थी जहां बकरीद में दी जाने वाली कुर्बानी को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा था। मसलन मुंबई की मीरा रोड के पूनम क्लस्टर नामक एक रिहायशी सोसाइटी से जो खबर सामने आई थी, जहां बकरीद के मौके पर कुर्बानी के लिए 50 बकरियां सोसाइटी में लाने जाने की बात कही गई। सोसाइटी में रहने वाले अन्य धर्मों के लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन जब इस विवाद का कोई हल नहीं निकला तो वहां दूसरे धर्म के लोग सोसाइटी में सुअर लेकर पहुंच गए थे और आरोप था कि ये लोग बजरंग दल के लोग थे। हालांकि इस बीच खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची थी। पुलिस ने सुअर को भी वहां से रेस्क्यू किया था और साथ ही साथ उन तमाम बकरियों को भी सोसाइटी से निकाला था जिनको कुर्बानी के लिए वहां लाया गया था। और देखते ही देखते समय रहते एक बड़े सांप्रदायिक तनाव को पुलिस ने होने से रोक दिया था। हालांकि यह हिदायत भी साफ तौर पर दी गई थी कि किसी भी रिहायशी इलाके में कुर्बानियों पर
पाबंदी होगी, लेकिन बावजूद भी कहीं से खबरें आ रही थी। इसके अलावा आज उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और बंगाल समेत कई इलाकों से यह खबर आई कि आज बकरीद के मौके पर सड़क पर नमाज अदा करने को लेकर प्रशासन की काफी सख्ती रही। कलकत्ता के रेड रोड और नया बाजार में सड़क पर नमाज अदा करने पर पूर्णतः पाबंदी थी, लिहाजा आज कलकत्ता की सड़कें खाली नजर आई, जहां इससे पहले बकरीद जैसे त्योहारों पर अक्सर नमाजियों की भीड़ लगी रहती थी। साथ ही आज बकरीद के दिन बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का गौ पूजन कार्यक्रम भी सुर्खियों में रहा, जहां वो गौ माता की पूजा करते नजर आए। लेकिन इन सब के बीच आज बकरीद पर सबसे बड़ी खबर तो यही रही कि नमाज के बाद अलग अलग जगहों पर मुस्लिम समुदायों की तरफ से ही यह मांग रखी गई कि क्यों न गाय को इस देश का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए और उनके संरक्षण और देखभाल पर जोर दिया जाए। इसके बाबत राजधानी दिल्ली, तेलंगाना, बिहार और राजस्थान समेत कई जगहों पर मुस्लिम संगठन के लोग बैनर पोस्टरों के साथ गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने और गोकशी करने वालों को फांसी की सजा दिलाने तक की मांग करते नजर आए। अब गाय को राष्ट्रीय पशु बनाना या ना बनाना ये तो सरकार के जिम्मे है, लेकिन साथ ही ये जिम्मेदारी भी सरकार की ही होनी चाहिए कि जिन गायों के नाम पर उनकी सियासत के नसों में बहने वाला खून उबाल मारने लगता है, वो उबाल तब भी गर्म ही रहना चाहिए जब राजस्थान के जैसलमेर में किसी डंपिंग ग्राउंड पर सड़ने के लिए फेंक दिए गए मृत गायों के शवों की तस्वीर भी वायरल होने लगे। जरूरी है कि गायों का इस्तेमाल सिर्फ सियासत की डोरी को हाँकने के लिए ना हो, गायों के संरक्षण और गायों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाए और यह बात सिर्फ सियासत तक सीमित ना रहे, बतौर समाज के तौर पर हम भी इस चीज को सुनिश्चित करें। सियासत की गर्मी और कुर्बानी को लेकर मच रहे बवाल पर तो बात हो गई, लेकिन अब बात जरा पानी पर भी होनी चाहिए, क्योंकि गर्मी बेतहाशा है, भयंकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट के जरिए लोगों को बताया है कि इस गर्मी में पानी पीना बहुत जरूरी है और दूसरों को भी पानी पिलाना जरूरी है। लेकिन क्या किया जाए जब सड़क पर लोग बड़ी संख्या में उतर जाएं ये कहते हुए कि पानी की किल्लत है। इंदौर की ये तस्वीर देखिए, जहां पर बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे हुए हैं ये कहते हुए कि उनके इलाके में साफ पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इस भीड़ में कांग्रेस के भी लोग हैं, आम लोग भी हैं, साथ ही साथ बीजेपी के पार्षद भी हैं। वैसे ही तस्वीर आगरा से भी आई, जहां पर सड़कों पर महिलाएं खाली बर्तन के साथ बैठ गईं ये कहते हुए कि पानी नहीं है, इस गर्मी में पानी कहां से पिए। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से भी तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर महिलाएं मटका तोड़कर प्रदर्शन कर रही हैं, बता रही हैं कि इलाके में पानी की किल्लत है। झारखंड के तमाम इलाकों से वो वीडियो तो लगातार वायरल हो ही रहे हैं, जहां पर आदिवासी लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। ऐसे में इस भीषण गर्मी में देश के भीतर पानी की समस्या सामने आने लगी है। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि इस दिक्कत को लेकर कोई बहुत बड़ा एड्रेसल नहीं है, कोई बहुत बड़ी जवाबदेही नहीं ली जा रही है। बहुत जरूरी है कि इस भीषण गर्मी के बीच और बदलते जलवायु परिवर्तन को मद्देनजर रखते हुए पानी की किल्लत की समस्या को भी एड्रेस किया जाए और जहां जरूरी हो वहां हम और आप भी पानी की बचत करें। फिलहाल आज के लिए विटी चोखा शो में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। ये शो आपको कैसा लगा, खबरें कैसी लगी और खबरों को बताने का अंदाज हमारा कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरा नाम भारत सूरज है और आप विटी चोखा देख रहे थे। नमस्कार।